हेलो दोस्तों, मैं शहीद आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी जैसे कि पासपोर्ट बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तत्काल पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट बनाने की क्या प्रोसीजर है, नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट बनाने की क्या फीस रहती है, अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए, फट जाए या फिर खो जाता है तो पासपोर्ट के क्या रूल्स है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको passportindia.gov.in वेबसाइट ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। इसके अंदर आपको फ़ी कैलकुलेटर नाम से एक टैब दिखाई दे रहा है। फ़ी कैलकुलेटर में जाएंगे हम। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टाइप। यहाँ पासपोर्ट की फ़ीस कितनी है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पासपोर्ट सिलेक्ट करना रहता है। टाइप ऑफ सर्विस में आपको फ्रेश है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, ये आपको ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिया, एक बार ऑलरेडी है आपके पास, दोबारा आप बनवाना चाहते हो पासपोर्ट, दोनों केस में आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं हम। उसके बाद आपको एप्लीकेंट एज, आपकी कितनी उम्र है वो बतानी है। लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से कम उम्र है तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। 18 साल या उससे ज़्यादा है तो सेकंड ऑप्शन, और आपकी उम्र 15 और 18 के बीच में है तो थर्ड ऑप्शन। मैं 18 उससे ज़्यादा का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। नंबर ऑफ पेज इन बुकलेट, आपको कितने पेज का पासपोर्ट चाहिए, 36 पेजेस का या 60 पेजेस का, आपके अकॉर्डिंगली आपको उसको सिलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड स्कीम आपको देखना है। नॉर्मल में आपको जाना है तत्काल में, अगर नॉर्मल में जाते हो तो कितनी फ़ीस आप देखते हैं, कैलकुलेट फ़ी करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप फ्रेश फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं पासपोर्ट और आपकी उम्र 18 है उससे ज़्यादा है और 36 पेजेस वाला अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1500 रुपया फ़ीस लगेगा आपको। इसी तरह आप अगर तत्काल के केस में देखते हैं तो आपको तत्काल सिलेक्ट करना है, कैलकुलेट फ़ी पर जाना है, वहाँ पर आपको पता चलेगा 3500 रुपये फ़ीस रहेगी। इसी तरह अगर आप रीइश्यू में जाते हैं कि भाई मैंने ऑलरेडी एक बार पासपोर्ट बनवा लिया है, मैं सेकंड टाइम पासपोर्ट मुझे रिन्यू करवाना है, या खो गया पासपोर्ट मेरा, ठीक है, लॉस्ट हो गया, डैमेज है, तो उसके केस में रीइश्यू का टाइप सिलेक्ट करना है और एज आपको अकॉर्डिंग आपकी एज सिलेक्ट करनी है। रीज़न आपको देखना है कि आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर्ड हो गया था, ठीक है, आपको ECR की जो है ECR हटवाना है, आपके पेजेस ख़त्म हो चुके हैं, आपका लॉस्ट डैमेज है कि आपकी कैटेगरी वो चूज़ करनी है, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आपको यस करना है, एक्सपायर नहीं हुआ है तो नो करना है। यस, पासपोर्ट एक्सपायर कर दिया, 30 पेजेस वाला चाहिए 36 पेजेस, तो आपको सिलेक्ट करना है। 60 पेजेस वाला चाहिए तो 60 पेजेस करना है, ठीक है। आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल में देखते हैं कितना फ़ीस लगता है। नॉर्मल में 1500 लगेगा और तत्काल में देखेंगे तो तत्काल में 3500 रुपये फ़ीस आ रही है। दोस्तों, अब इस तरह अपना फ़ीस का किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो आपने ऑप्शन देख लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे डॉक्यूमेंट्स का। दोस्तों, पासपोर्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट एडवाइज़र पे जाना है आपको। यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, यहाँ पर आपको टिक करना रहेगा। यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप तत्काल में पासपोर्ट बनवाना चाहते हो या नॉर्मल केस में, दोनों में से आपको जो टिक करना हो वो टिक कर लीजिए। माइनर, 18 साल से कम उम्र है आपकी तो माइनर की कैटेगरी आएगी। 18 और 65 साल के बीच की उम्र है तो एडल्ट में काउंट होगा, और 65 प्लस एज होती है आपकी तो सीनियर सिटीजन में काउंट होता है, ठीक है। नॉन ECR की कैटेगरी क्या, ECR और नॉन ECR का डिफरेंस ये है कि यदि आप 10वीं या उससे ज़्यादा आपने पढ़ाई की है तो नॉन ECR की कैटेगरी आएगी, ठीक है। 10वीं से कम पढ़ाई की तो ECR की कैटेगरी वाला पासपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल नॉर्मल, एडल्ट और नॉन ECR की कैटेगरी चूज़ करके कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो देख लेता हूँ। कंटिन्यू, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसमें से आपको आपके ऊपर जो केस एप्लीकेबल होता है उसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करना रहेगा, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले हो तो वहाँ पे आपको टिक करना है। नागालैंड में आप रहते हो तो नागालैंड पर टिक करना है। सिटीजन ऑफ इंडिया अदर देन बाय बर्थ, जन्म के से अलावा आपको सिटीजनशिप मिली है इंडिया की तो वहाँ पर ये केस में आपको यहाँ पर टिक करना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट, स्टैट्यूटरी बॉडी के एम्प्लॉइज़ हो तो वहाँ पर टिक करना है। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो, ठीक है, और अब गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हो वहाँ से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो वो टिक करना है, ठीक है। आप ऑनर, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ कंपनीज विच आर मेंबर्स ऑफ CI, ये जो CAII, FICCI एंड ASSOCHAM है, इसके अगर आप पार्टनर है या डायरेक्टर है, ठीक है, या मालिक है, ठीक है, इस कंपनीज में जो जुड़ी हुई संस्था के, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर है, ठीक है, तो आपको ये 2 ऑप्शन पर टिक करना है। आपने कोई नाम चेंज करवाया है तो टिक करना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स करंट एड्रेस, मतलब कोई स्टूडेंट अपने माँ बाप के जो पेरेंट्स हैं उनके माँ बाप के करंट एड्रेस से अलग रहता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है अगर वो जानना, अगर आपके केस में ये है तो आपको टिक करना है, ठीक है। और सेपरेटेड आप अलग रहते हैं, ठीक है। मेरे केस में कुछ भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नॉन ऑफ दी अबाउट टिक करके यहाँ पे व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, आपको एड्रेस का प्रूफ देना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है, उसका लिस्ट मिल जाएगा। इसमें वाटर बिल है, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, उसमें लैंडलाइन और पोस्टपेड बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल दोनों एक्सेप्टेबल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कार्ड, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, गैस कनेक्शन जब आप गैस बुक करते हो सिलेंडर तो उसके ऊपर जो पावती मिलती है रिसिप्ट, ठीक है, उसका प्रूफ वो भी वैलिड है। गैस की चौपड़ी जो मिलती है वो भी वैलिड है, ठीक। सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, अगर कंपनी वाले उनके लेटर हेड पर अगर लिख कर देते हैं एड्रेस, ठीक है, तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, आपका जीवन साथी जो आप शादीशुदा हो, ठीक है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ के केस में दोनों का पासपोर्ट जो एड्रेस प्रूफ में वैलिड काउंट किया जाएगा, ठीक। पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस माइनर्स, अगर 18 साल से कम उम्र बच्चे के अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पेरेंट्स का पासपोर्ट भी एड्रेस प्रूफ में वैलिड है। आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, फ़ोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, ठीक है, आपका बैंक में अकाउंट है तो उसका पासबुक में आपका फ़ोटो लगा हो तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट एज अ एड्रेस प्रूफ काउंट किया जाएगा। पासबुक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स का ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हमने देखे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ देख लेते हैं। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक, ट्रांसफ़र टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ते टाइम जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है, ठीक है, वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपने 10वीं या 12वीं या कॉलेज की कोई भी डिग्री या कोई भी अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट हो तो उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो भी एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कहा जाएगा, ठीक है। पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो आपने बॉन्ड परचेज़ किया और बॉन्ड के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में काउंट होगा, ठीक है। और यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उस डिपार्टमेंट का हेड अगर उसके लेटर हेड पर लिख कर देता है, ठीक है, तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट कहा जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इलेक्शन कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 8th ऑप्शन अ डिक्लेरेशन गिवन बाय हेड ऑफ द ऑर्फनेज चाइल्ड केयर होम ऑन द ऑफिशियल लेटर हेड। इसका मतलब ये है कि जो अनाथ आश्रम है, बाल गुरु जो कहते हैं, ठीक है, अनाथ आश्रम, ठीक है, तो उनका वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर लिख कर देता है, ठीक है, उनके लेटर हेड पर, तो वो भी वैलिड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड ऑप्शन है नॉन ईसीआर की कैटेगरी में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम देख लेते हैं। नॉन ईसीआर की कैटेगरी में आपको यहाँ पर दे ऑल पर्सन्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव, मतलब 10वीं या उससे ऊपर आपने जितनी भी पढ़ाई की उसके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे, ठीक है। और आपकी एज अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, और या तो फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेड बाय द एप्लीकेंट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपने 10वीं 12वीं या उसके बाद ज़्यादा अगर आपने पढ़ाई की तो उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी वैलिड कहा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सारे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एनेक्सर्स क्या है वो मैं आपको बाद में भी बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों अपने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो देखा था। अब हम देख लेते हैं तत्काल पासपोर्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो मैं तत्काल ऑप्शन चूज़ करते हैं एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम नॉन ईसीआर कैटेगरी में जाते हैं, कंटिन्यू,
आपके केस में जो एप्लीकेबल होता है वो आप ऑप्शन को चूज़ करके आप आपके पासपोर्ट आप बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रहेंगे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको ये देख लेना आपके केस में जो एप्लीकेबल आपको टिक करना है। मेरे केस में नॉन ऑफ दी अबोव है तो मैं नॉन ऑफ दी अबोव करता हूँ, मतलब कि इसमें से कोई भी मुझे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद मुझे व्यू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स करना है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ बताना है। एड्रेस प्रूफ देख लेते हैं कौन सा है। तत्काल में भी सेम वही प्रूफ है, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कार्ड, गैस कनेक्शन प्रूफ। ठीक है, प्राइवेट जॉब करता है तो उसका एम्प्लॉयज़ अगर आपको लेटर पर लिख कर देता है तो अभी एड्रेस प्रूफ में एप्लीकेबल है। आपके जीवन साथी का पासपोर्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर 18 साल से कम नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट बनाते हो तो माता पिता का पासपोर्ट वैलिड है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और बैंक अकाउंट पासबुक भी वैलिड है। अब देख लेते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स, टीसी, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, 10वीं या 12वीं से ज़्यादा आपने पढ़ाई की तो उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, LIC के बॉन्ड्स परचेस कर रखे हैं आपने, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो वो भी वैलिड है। ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर से तो जिस डिपार्टमेंट जॉब करते हैं उसका डिपार्टमेंट हेड अगर आपको लिख कर देता है लेटर हेड पे तो वो भी आपको डेट ऑफ बर्थ में वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बाल गुरु आश्रम, अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं तो अनाथ आश्रम का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा अगर वो लिख कर देता है उनके लेटर हेड पर तो वो भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में काउंट होगा। नॉन ECR के डॉक्यूमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ये कि आपको 10वीं 12वीं से ज़्यादा के जो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो देना रहेंगे। 50 या 50 उससे ज़्यादा साल की आपकी उम्र है, एज है तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे। इसके अलावा नर्सिंग में अगर आप ठीक है पढ़ाई करते हैं तो आपको नर्सिंग सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा जितने भी जो सर्टिफिकेट्स हैं ठीक है उसकी ये सारे सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है उसका आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ केसेस में एफिडेविट्स लगानी रहती है। कौन से केस में कौन से एफिडेविट्स लगेगी वो भी देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन कॉर्नर पे आना है आपको। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉर्म्स एंड एफिडेविट्स, यहाँ पे जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अनेक्स्ड पब्लिक एफिडेविट्स। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स अनेक्स्चर ए, ये ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अनेक्स्चर ए जो है ये सारे फॉर्मेट्स है कि इस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनानी है। ठीक है, ये अनेक्स्चर ए किसके लिए एप्लीकेबल है वो भी बता देता हूँ। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी एम्प्लॉयज़, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अनेक्स्चर ए लगेगा। फॉर्म्स भरने हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है पासपोर्ट के लिए, डॉक्यूमेंट्स जोड़ने, डॉक्यूमेंट के साथ ही एफिडेविट भी उनको लगाना रहेगा। ठीक है, सेकंड है अनेक्स्चर सी का एफिडेविट, डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट गार्डियन फॉर माइनर पासपोर्ट्स। ठीक है, अगर आप नाबालिग 18 साल से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट बनवाते हैं और वो माता पिता डाइवोर्स या किसी भी रीज़न से अलग सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई एक माता पिता में से किसी एक को अपने माइनर बेटे या बेटी के पासपोर्ट बनवाते टाइम डॉक्यूमेंट के साथ अनेक्स्चर सी का एफिडेविट जोड़ना पड़ेगा। देखिए, अनेक्स्चर सी स्पेसिमेन डिक्लेरेशन बाय applicant's parent or guardian for issue of passport to minor when one parent has not given consent। ठीक है ना, प्लेन पेपर पे आपको एफिडेविट लेनी रहेगी। अनेक्स्चर डी का एफिडेविट है डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट गार्डियन फॉर माइनर पासपोर्ट। माइनर बच्चे का पासपोर्ट बनवाना तो माता पिता को अनेक्स्चर डी में एफिडेविट लगाना रहेगा। ठीक है, ये स्पेसिमेन एफिडेविट फॉर पासपोर्ट इन ल्यू ऑफ लॉस्ट डैमेज पासपोर्ट, यानी अगर आप पासपोर्ट आपका खो गया है, चोरी हो गया है किसी भी रीज़न से, ठीक है, या डैमेज हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ अनेक्स्चर एफ का भी एफिडेविट लगाना रहेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनेक्स्चर जी, प्रायर इंटीमेशन लेटर अनेक्स्चर एच, ये दोनों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने डिपार्टमेंट से लेकर गवर्नमेंट पासपोर्ट एप्लीकेशन में उनके डॉक्यूमेंट्स का जोड़ना रहता है। ठीक है, फिर अ डिक्लेरेशन अफर्मिंग द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन अबाउट द माइनर। अनेक्स्चर आई जो है, ठीक है, सैरोगेसी के थ्रू अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे के माँ बाप को अपने बेटे या बेटी के बच्चे का पासपोर्ट के लिए अनेक्स्चर आई में जो है एफिडेविट करवा कर डॉक्यूमेंट्स का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जोड़ना रहेगा। स्पेशल केसेस ऑफ माइनर्स रिक्वायरिंग पासपोर्ट्स,
ये ऐसा एनेक्शन अपेंडिक्स 12 जो है, जो पेरेंट्स ने शादी नहीं की लेकिन बच्चे का जन्म हुआ है, तो ऐसे बच्चों के केस में ये अपेंडिक्स 12 का एफिडेविट लगाना रहेगा। ठीक है, ये अथॉरिटी लेटर है। अथॉरिटी लेटर में मतलब कि ये है कि अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं या पासपोर्ट की कोई भी कागजी कार्रवाई करते हैं किसी के बदले, तो आपको उस बंदे का, उस एप्लीकेंट से आपको अथॉरिटी लेनी रहेगी। अथॉरिटी का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा बताया गया। इस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवा कर, ठीक है, उसकी कागजी कार्रवाई आप कर सकते हो। दोस्तों, तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन करने से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करना रहता है। उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तभी आप तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन कर पाएंगे। कौन से रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए, जान लेते हैं। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कॉर्नर पर आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा तत्काल पासपोर्ट्स, यहाँ पर टिक करना है आपको। यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर तत्काल एप्लीकेशंस। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा है, एनी 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक डॉक्यूमेंट नंबर 1 से लेकर 13 डॉक्यूमेंट में से 3 डॉक्यूमेंट देने। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है तो उसका एजुकेशनल बोर्ड, यूनिवर्सिटी जिसमें जाता है उसका आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स, रेशन कार्ड, पासपोर्ट का लास्ट पासपोर्ट इश्यूड, लास्ट जो पासपोर्ट आपने अप्लाई किया था वो अगर है तो इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, फ़ोटो चिपका होना चाहिए एप्लीकेंट का। ठीक है, SC ST या OBC अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट्स है वो। आर्म्स लाइसेंस, हथियार लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, या आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उसकी विधवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विधवा को उसका सर्टिफिकेट देना रहेगा। ठीक है, पेंशन ऑर्डर भी एक्सेप्टेड है। सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्टेबल है, चल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी में एप्लीकेंट्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसका एज उम्र 18 साल से कम है, उसको 2 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट में से 2 डॉक्यूमेंट देने रहेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैटेगरीज, इसका मतलब ये कि तत्काल स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल। इन लोगों के लिए तत्काल स्कीम अवेलेबल नहीं है। किसके लिए? जिन्होंने अपना नाम चेंज करवाया, मेजर चेंज इन नेम। ठीक है, दोज विथ प्रेजेंट एड्रेस आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ द RPO, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जो हद के बाहर उसका प्रेजेंट एड्रेस आता हो वो। माइनर्स एप्लीकेशन विथ एनेक्चर सी, एनेक्चर सी कब यूज़ होता है वो मैंने आपको एफिडेविट्स के जब समझा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट के खर्चे से बाहर जाना चाहता हो एम्प्लॉइज़, ठीक है, उसके केस में ये तत्काल स्कीम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर एप्लीकेंट्स डिपोर्टेड टू इंडिया और ट्रैवल ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, इंडिया में भेजा गया आया है इमरजेंसी केस में तो उसको नहीं मिलेगा। नागा ओरिजिन, नागालैंड का जो बंदा है रहने वाला, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर है। एप्लीकेंट्स वो अटैक सेक्शन 62E, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, ये सेक्शन के तहत, तो वो भी तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये फ्रेश के थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा है फ्रेश इशू केसेस, जो फ्रेश फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए। सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ नहीं है वो तत्काल का एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चिल्ड्रन अडोप्टेड बाय इंडियन और फॉरेन पेरेंट्स, चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक एंड हैज सिंगल पेरेंट, शादीशुदा से पहले अगर किसी ने बच्चे का जन्म दिया तो उस बच्चे के केस में तत्काल पासपोर्ट का एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक, सैरोगेसी के केस में भी नहीं हो पाएगा। माइनर्स विथ सिंगल पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट है, किसी भी वजह से हस्बैंड वाइफ अलग हो गए और सिंगल पेरेंट का चाइल्ड है, बच्चा है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक, रीइश्यू के केस में आपका लॉस्ट हो गया, ठीक है, गुम हो गया, चोरी हो गया, स्टॉलन, उस केस में भी आप तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। रीइश्यू ऑफ शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाला है तो अब रीइश्यू के केस में नहीं कर पाएंगे। पासपोर्ट डैमेज हो गया है, ठीक है, उस केस में भी नहीं होगा। चेंज इन सेक्स, आपने मेल फीमेल आपकी जाति में चेंज करवाया तब भी नहीं होगा। सिग्नेचर में चेंज हो तब भी नहीं हो पाएगा तत्काल पासपोर्ट। चेंज करेक्शन डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ में चेंज करेक्शन है तब भी नहीं हो पाएगा। चेंज ऑफ फादर मदर स्पाउस नेम, मदर के नाम में चेंज किया है अपने फादर या स्पाउस के नाम में तो तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है,
अंडरटेकिंग फॉर तत्काल स्कीम्स, तत्काल स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए आपको अंडरटेकिंग्स देना रहता है। ठीक है, अंडरटेकिंग का फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अंडरटेकिंग में आपका जो कैटेगरी में आपका एप्लीकेबल है, ठीक है, वहाँ पर आपको टिक करना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो और इसको आपको प्रूफ एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ सारे आपके डॉक्यूमेंट्स और ये अंडरटेकिंग का फॉर्म्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट के टाइम पे जमा करना रहेंगे। दोस्तों, आपको आपका पुलिस स्टेशन नियर बाय, आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वो जानना हो तो आपको नो योर पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उस पर टिक करना है। यहाँ आपको स्टेट चूज़ करना है। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरात मैंने स्टेट सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, अहमदाबाद रूल आपका जो डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेबल हो वो आपको टिक करना है। अहमदाबाद गो करना है। आपको अहमदाबाद में जितने पुलिस स्टेशन है उसका लिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, पासपोर्ट सुविधा केंद्र आपको जानना हो ये कौन से एड्रेस में क्या है तो आपको इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के अंदर लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ पर टिक करना है। वहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है। ठीक है, आप जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी में रहते हो वो आपको चूज़ करना है। यहाँ लोकेट PSK पासपोर्ट सुविधा केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सुविधा केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस देख लेना है, कहाँ पे एड्रेस है, सिटी, उसका एड्रेस सारा यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने जो डिटेल थी ऑलमोस्ट सारी इसमें पासपोर्ट से रिलेटेड कवर कर ली। इसके अलावा आपको अगर जानना हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे FAQs का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। FAQs में जाके आप सारा 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फीस पेमेंट का बता देता हूँ। व्हाट इज़ द फी फॉर अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, यहाँ पे फ़ी कैलकुलेटर पे जाए, इसका सब आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप रीड कर लोगे तो जो भी छोटी मोटी क्वेरी अगर आपके माइंड में होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, जो मैंने आपको सारी जानकारी दी है, इसका एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन आपको यहाँ M पासपोर्ट सेवा ऐप ये डाउनलोड कर लेना है आपके एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप M पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी वहाँ से आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।